अब दोस्तों ये एक इंडियन कर्नल बोल रहे हैं, जो कोई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं, ये एक इनसाइडर का ऑनेस्ट पोस्टमार्टम है। उनका एनालिसिस क्या था? वो तार पट्टी जो दुनिया का रफली 20% ऑयल गुजारती है, अगर इस यहां पर कुछ भी होता है तो ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं रहता, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी फील करती है। दोस्तों सोचिए एक सेकंड के लिए, आप रात को सो रहे हैं और अचानक आपके घर के पास आसमान में जोरदार धमाके सुनाई देते हैं। ड्रोन की आवाजें, मिसाइल की तरह की रोशनी, लकीरें आसमान पर। यह कोई फिल्म नहीं है, ये हो रहा था ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के करीब रियल टाइम में। और आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाएंगे कि क्या मतलब निकाला जाएगा इस सब का। क्योंकि जिस तरह से ये चीजें एक साथ हो रही हैं, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ये सब एक बड़े पजल के टुकड़े हैं। तो बैठ जाएं आराम से, क्योंकि आज ब्रेनबाज पे हम 3 अलग अलग जियोपॉलिटिकल स्टोरीज को एक साथ जोड़ेंगे और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के करीब रात के वक्त किसम आइलैंड के पास समुद्री इलाके में मिसाइल जैसी आवाजें सुनाई दी। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक आसमान में ड्रोन एक्टिविटी भी देखी गई और कुछ इलाकों में डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव हो गया। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन क्लियर नहीं हुई, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। लेकिन दोस्तों ये नो कंफर्मेशन भी अपने आप में एक सिग्नल है। जब बड़े कंट्रीज कुछ नहीं बोलते तो यूजुअली मतलब होता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। ये सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है कि बोलने से एस्केलेशन का खतरा है। अब यहां इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है कि बंदर अब्बास में कोई आम शहर नहीं, ये ईरान का सबसे क्रिटिकल नेवल बेस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल ऊपर वो तार पट्टी जो दुनिया का रफली 20% ऑयल गुजारती है। अगर इस यहां पर कुछ भी होता है तो ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं रहता, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी फील करती है। तो दोस्तों धमाका कहां का था, किसने किया, ऑफिशियली अननोन, लेकिन लोकेशन बताती है कि कोई ना कोई ये जगह डेलिब्रेटली टेस्ट कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि ईरान का रिस्पांस टाइम क्या है। इस टेंशन के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान दिया जो बिल्कुल सीधा और सख्त था। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा जब तक अमेरिका से होने वाले नुकसान पूरे नहीं हो जाते। और यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का दिखावती स्टेप सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ईरान इन स्ट्रेटजीज को फेल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है, और यहां ध्यान से सुनो, अगर अमेरिका यहां से निकल भी जाए, हम अपने हकूक और नुकसानात का हिसाब फिर भी लेंगे। मतलब ये सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस के बारे में नहीं है, ये ईरान की वो सोच है कि उन्होंने जो कहा, जो खोया, JCPOA के बाद सैंक्शन से, हवाई हमलों से, साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग से, उनका कंपनसेशन वो यूएस विड्रॉल के बाद भी डिमांड करेंगे। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। पहले ईरान कहता था अमेरिका जाओ तो हम डील करेंगे, अब वो कह रहा है कि अमेरिका जाए या रहे, हमारा हिसाब अलग है। दोस्तों ये ईरान की निगोशिएटिंग पोजीशन नहीं है, ये ईरान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है। अब आप पूछेंगे कि भाई ईरान की बात तो हो रही है, फिर पाकिस्तान इंडिया कहां से आ गया? दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल है, यहां कोई भी स्टोरी अलग नहीं है। ईरान में जो हो रहा है वो चाइना को इंपैक्ट करता है। चाइना की स्ट्रेटजी पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करती है। पाकिस्तान इंडिया टेंशन अमेरिका के साउथ एशिया पॉलिसी की शेप करती है और अमेरिका का फोकस शिफ्ट ईरान को इफेक्ट करता है। यह एक क्लोज्ड अप लूप है, एक जियोपॉलिटिकल सर्कल। इसलिए आज हम 3 अलग रीजन की बात करेंगे, लेकिन आखिर में आप देखेंगे कि ये सब एक बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है। तो चलते हैं पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस की तरफ। दोस्तों रिटायर्ड आर्मी इंडियन कर्नल औलक अस्थाना ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल ने इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत डिस्कशन छेड़ी।
उन्होंने कहा कि 2025 का ब्रीफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जिसे इंडिया की क्लियर विक्ट्री कहा जा रहा है, वो इतना सिंपल नहीं है। अब दोस्तों, ये एक इंडियन कर्नल बोल रहे हैं, जो कोई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं, ये एक इनसाइडर का ऑनेस्ट पोस्टमार्टम है। उनका एनालिसिस क्या था? पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजीज फोकस रखी, स्पेसिफिकली एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल कोऑर्डिनेशन नेटवर्क पर। इन तीनों ने बैटलफील्ड पर पाकिस्तान को ट्रेजिक एडवांटेज दिया। दूसरी तरफ इंडिया को कुछ सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़े। कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस फ्लो पे गैप है। रियल टाइम बैटलफील्ड अंडरस्टैंडिंग में भी एक सिग्निफिकेंट गैप था, और ये डायरेक्टली ऑपरेशनल डिसीजंस पर इफेक्ट करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया के पास बेटर हार्डवेयर था, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की स्पीड और बैटलफील्ड अवेयरनेस की बात आई, वहां पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। दोस्तों, अब वो एंगल जो अक्सर इग्नोर होता है, चाइना का रोल। आर्टिकल में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया था कि चाइना की टेक्नोलॉजी सपोर्ट ने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया। मॉडर्न मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टूल, ये सब की सब चाइनीज ओरिजिन या चाइनीज असिस्टेड टेक्नोलॉजी थी। और यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कुछ की मूवमेंट्स पर इंडिया की इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स और रियल बैटलफील्ड सिचुएशन मैच नहीं कर रही थी। मतलब इंडिया को जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी और जो एक्चुअल हो रहा था ग्राउंड पर, इनमें एक गैप था। और वार में मिस इंफॉर्मेशन गैप मतलब ऑपरेशनल मिस्टेक। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिटायर्ड कर्नल का ओपिनियन नहीं है, ये एक बॉर्डर पैटर्न है जो हम ग्लोबली देख रहे हैं। चाइनीज टैक जो अमेरिकन अलाइंड कंट्रीज की टैक पर कंप्लीट कर रहा है। यूक्रेन में रशिया का चाइनीज ड्रोन से हेल्प, साउथ चाइना सी में चाइनीज सेंसर, और अब पाकिस्तान इंडिया थिएटर में चाइनीज मिसाइल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये ग्लोबल टैक राइवलरी है जो बैटलफील्ड पर टेस्ट हो रही है। दोस्तों, अब इसके डायमेंशन और लॉग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर, दोनों साइड्स पर इंडिया और पाकिस्तान नैरेटिव कंट्रोल की कोशिश की। मीडिया रिपोर्टिंग, अर्ली क्लेम, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सब से पब्लिक परसेप्शन को स्ट्रांगली शेप किया। और एक बार कोई नैरेटिव सेट हो जाए, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया ने सर्जिकल प्रिसीजन और डिसिसिव विक्ट्री का नैरेटिव चलाया। पाकिस्तान ने सक्सेसफुल डिफेंस और इंडिया को रोक दिया। तो दोस्तों, सच क्या था? कर्नल अस्थाना का कहना है कि अगर किसी ने एडवांटेज गेन किया, वो कंप्लीटली वन साइडेड नहीं था। दोनों साइडेड से सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की और दोनों साइड से अपने लेसन फुली एब्जॉर्ब नहीं किए। दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंट्री अपना ऑनेस्ट पोस्टमार्टम नहीं करती, तो वो अगले कन्फ्लिक्ट सेम मिस्टेक के साथ एंटर करती है। और जब पाकिस्तान इंडिया में दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, सेम मिस्टेक का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, वापस आते हैं मिडिल ईस्ट पर। बंदर अब्बास के अलावा भी गल्फ रीजन में ओवरऑल टेंशन में इजाफा हो रहा है। ईरान, यूएई और कुछ और रीजनल प्लेयर्स के दरमियान डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तेजी से अग्रेसिव हो रही हैं। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर किसी भी हॉस्टाइल एक्शन का प्रूफ मिला तो रिस्पांस सीरियस और डायरेक्ट होगा। दूसरी तरफ यूएस और अलाइड फोर्सेस के नेवल और एयर कोऑर्डिनेट्स फिर से एक्टिव हो गए हैं रीजन में। इंटेलिजेंस रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स कैपेबिलिटी का सिग्निफिकेंट हिस्सा अभी भी इंटेक रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी मौजूद है। मतलब अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान कम हो गया है, ये एक डेंजरस मिसकंसेप्शन है। ईरान का स्टेटेड स्टांस बिल्कुल क्लियर है। किसी भी निगोशिएशन या डील से पहले वो अपने नुकसानात का हिसाब और रीजनल गारंटीज चाहता है। और दोस्तों, जब आप ईरान का जियोग्राफिक पोजीशन देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर कंट्रोल, इराक में प्रॉक्सी फोर्सेस, यमन में हौथीज, लेबनान में हिजबुल्लाह, ये सब एक इंटरकनेक्टेड डिफेंस नेटवर्क है।
ये नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। दोस्तों, अब सबको जोड़कर देखें। एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइज जो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबल ना हो और जो इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान और कई हद तक पाकिस्तान एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जहां डॉलर का डोमिनेंस कमी, जहां अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस रिड्यूस हो। पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है, अमेरिका का ट्रेडिशनल एलाय लेकिन चाइना का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर। इंडियन प्रेशर के बाद चाइना की तरफ शिफ्ट और ज्यादा क्लियर हो गया है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है, अमेरिका के साथ भी रिलेशन, रशिया के साथ भी, लेकिन किसी की भी फुल कैप नहीं है। और ईरान का गेम बहुत पेशेंट है। सैंक्शंस के बावजूद सरवाइव किया, प्रॉक्सी नेटवर्क बिल्ड किया, न्यूक्लियर नॉलेज डेवलप किया, निगोशिएशंस में भी टाइम खेला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डिप्लोमेसी फेल भी होती है तो अगले 6 से 12 महीने में एस्केलेशन की रियल प्रोबेबिलिटी, और भी एस्केलेशन सिर्फ मिलिट्री नहीं होगी, साइबर अटैक्स, इकोनॉमी वारफेयर, रीजनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब एक साथ एक्टिव हो सकते हैं। वो एक मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो है और दुनिया इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। आप सबसे एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका डील पॉसिबल है इन हालात में, या फिर आपको लगता है कि दोनों साइड्स इतनी फार चली गई हैं कि अब सिर्फ कन्वर्शन का ही रास्ता बचा है। और फिर पाकिस्तान के बारे में, क्या चाइना के साथ ग्रोइंग टाइज पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं या एक ट्रैप? ये सवालात सिंपल नहीं हैं, कोई इजी आंसर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपकी और हमारी लाइव्स को इफेक्ट करती हैं, ऑयल प्राइसेस से लेकर रीजनल स्टेबिलिटी तक। मतलब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, ये चैनल सिर्फ आपको न्यूज नहीं देता बल्कि आपको सोचने का मौका देता है। सो कमेंट करो, डिबेट करो, मैं खुद रिप्लाई करता हूं। दोस्तों, ये थी आज की फुल जियोग्राफिकल डीप डाइव ब्रेनबाज विद तलहा पर। हमें आज कवर किया, पहला ईरान का बंदर अब्बास में मिस्टीरियस एक्सप्लोजन और उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, दूसरा सुप्रीम लीडर के साथ बयान और ईरान की लॉन्ग टर्म डॉक्ट्रिन, और तीसरा 2025 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का ऑनेस्ट इनसाइडर एनालिसिस कर्नल अस्थाना की जुबानी, और नंबर 4 चाइना की टेक्नोलॉजी रोल और इंफॉर्मेशन वारफेयर का एंगल, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दुनिया का वो बड़ा पिक्चर जो हर किसी को कंसर्न करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस इशू को आम न्यूज से ज्यादा डीपली समझें तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, उन्हें फुल पिक्चर दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक, किसी और न्यूज के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा सलीम और आप देख रहे हैं ब्रेनबाज विद तलहा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।